हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, थंबनेल पे लिखा था यूपी एएसआई क्लर्क डीवीपीएसटी नोटिस जारी हो चुका है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि डीवीपीएसटी का नोटिस जारी हो चुका है। बस केवल आपको मैं बता रहा हूँ ये बात कि डीवीपीएसटी का नोटिस जारी हो चुका है। तो ये मैं कहाँ से बता रहा हूँ, इसकी जानकारी मैं आपको बिल्कुल दूंगा, और ये कहाँ से मैंने देखा है आपको भी देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल से आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। जब गूगल ओपन हो जाएगा तो अपने गूगल सर्च इंजन पे आपको टाइप करना होगा। टाइप क्या करना होगा ये भी आपको ध्यान रखना है, UPPRRB टाइप करना है बस। जैसे ही आप इस पर UPPRRB टाइप करते हैं तो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड बोर्ड भर्ती बोर्ड का ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने एक लिंक जनरेट मिलेगा। यहाँ पर लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर जो नोटिस होती हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। देखिए, सूचना विज्ञप्ति 31 दिसंबर 2021 को जारी हुई है। किसकी ये नोटिस है ये भी लिखा है, उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती 2020 के अंतर्गत अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के संबंध में प्रक्रिया। ठीक है, तो क्या क्या बातें हैं इसमें, पूरी बातें आपको बताई गई हैं। तो इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक नोटिस आएगा। उस नोटिस में आपको देखना होगा क्या क्या लिखा हुआ है। उस नोटिस में आप देख पाएँ लिखा गया है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ उत्तर प्रदेश के द्वारा ये जारी हुई है। जिसमें लिखा है, देखिए किसके किसके बारे में ये नोटिस है। जिसमें इस नोटिस में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती 2020 के अंतर्गत अभिलेखों एवं समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के संबंध में प्रक्रिया, जो 31 दिसंबर 2021 को जारी हुई है नोटिस। जिसमें आपको देखिए लिखा गया है डीवीपीएसटी के बारे में बताया गया है। क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्दिष्ट लिखित परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से रिक्तियों की कुल संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा श्रेष्ठता के आधार पर अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को विनिश्चित किया जाएगा। इस हेतु बुलाए गए अभ्यर्थियों से अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। जिसमें यह बताया गया है कि जो जो वैकेंसी है ये लेखा वाली, जिसमें गोपनीय, लिपिक और लेखा, जो मतलब आपको स्टेनो, क्लर्क और अकाउंटेंट वाले जो भर्ती हैं, इनमें आपको रिक्तियों के अनुसार बोर्ड तय करेगा कि कितने बच्चों को हमें बुलाना है। ठीक है, तो जितने बच्चे सफल पाए जाएंगे उन बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा किसका किसका मतलब इसमें सिलेक्शन हुआ है। यानी जो रिजल्ट में क्वालिफाई होते हैं बच्चे, उन्हीं के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, यानी इसमें डीवीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। फिर यह बताया गया है परीक्षण एक समिति द्वारा संपन्न कराया जाएगा। इस समिति के स्वरूप में निम्नवत हैं। यह एक समिति बनाई जाएगी जिसके द्वारा आपको इसमें सब बताया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा गया है। पहले पॉइंट नंबर 2 पे ध्यान से देखते हैं। लिखा गया, जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा। इसमें से मतलब जिस जिले में आपका वो होगा डीवीपीएसटी, उसमें कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, फिर बताया गया जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई पुलिस उपाधीक्षक बनाया जाएगा। ठीक है, फिर है जनपद के जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम द्वारा नाम निर्दिष्ट शिक्षा विभाग का जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी, अन्यथा कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी होगा। फिर है जहां विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व अन्य किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक हो, वहां उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट अतिरिक्त अधिकारियों को सदस्य के रूप में रखा जाएगा। नामित किया जाने वाले ऐसे अधिकारी पुलिस विभाग के निरीक्षक स्तर में निम्न नहीं होंगे। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट आप पढ़ के देखें। लिखा है, मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना तथा अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों से किया जाएगा। बताया जा रहा है कि आपके जो कागज़ थे, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म भरते टाइम अपलोड किए थे, उनसे इसमें मिलाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी सारी जानकारी उससे आपके डॉक्यूमेंट्स से मिलाई जाएगी। अब आगे बताया गया, अभिलेखों की समीक्षा के दौरान बोर्ड किसी समिति द्वारा किसी प्रकरण का कोई संशय होने के कारण संदर्भित किए जाने पर अथवा सीधे उनके संज्ञान में लाए जाने पर बोर्ड अपने स्तर के निर्णय लेकर निर्देश जारी कर सकता है। इस प्रकार बोर्ड द्वारा जारी किए गए निर्देश अंतिम माने जाएंगे। बताया गया है
कि अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं और आपने जो फॉर्म भरा उसमें कोई गलती होती है या आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती होती है, सेम नहीं होता है, तो उसमें जो बोर्ड निर्णय लेगा वही निर्णय अंतिम निर्णय होगा, ठीक है। फिर अगला आगे 5 नंबर पॉइंट आगे पढ़ के देखते हैं। 5 नंबर पॉइंट में बताया गया, अभिलेखों की समीक्षा के दौरान या समीक्षा के पश्चात चयन होने पर किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छल साधित, गलत या कूट रचित पाए जाने की दशा में आवेदक का अभ्यर्थन यथास्थित बोर्ड अथवा नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक के अनुसार निरस्त कर दिया जाएगा। यथास्थित आपराधिक मामला संसिद्ध करके यथाविधि कार्रवाई की जाएगी। बताया गया है कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास डॉक्यूमेंट में कोई भी छेड़खानी, फ्रॉड किया जाता है, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई करी जाएगी और वहाँ से आवेदन, मतलब उसकी अभ्यर्थी जो होता है उसकी सदस्यता वहाँ से रद्द कर दी जाए। मतलब अभ्यर्थी जो है कभी बोर्ड में पेपर नहीं दे पाएगा, उसकी अभ्यर्थता रद्द हो जाती है, ठीक है। ये बात यहाँ पर लिखी गई है। फिर आगे 6 नंबर पॉइंट बताया गया, उक्त समिति द्वारा ही अभ्यर्थियों के शारीरिक मानक परीक्षण की कार्यवाही तत्समय संपादित की जाएगी। अभिलेखों की समीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित किया जाएगा। उक्त समिति द्वारा ही शारीरिक मानक परीक्षण की कार्यवाही की जाएगी। मतलब जो समिति बनाई गई हो उसी के द्वारा निर्णय लिए जाएंगे, उसी की सारी कार्यवाही मानी जाएगी, उसी के समय पर, मतलब जो समय होगा उसी टाइम पे तुमको जाना होगा, फिजिकल अपना कराना होगा, पूरा सब DVPST करके कराना होगा, ठीक है। यही समिति द्वारा शारीरिक मानक परीक्षण की कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल। फिर आगे बताया गया, अभ्यर्थियों की शारीरिक मानक परीक्षण है, शारीरिक मानदंड निम्न होंगे। कौन कौन से बताया गया, देखिए, चलिए देखते हैं। बताया गया सबसे पहले हाइट के बारे में। जो पुरुष होते हैं, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। ऊंचाई जो है, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति के पुरुषों अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर। बताया गया है कि जो SC जनरल, OBC और SC के जो बच्चे होंगे उनकी हाइट 163 सेंटीमीटर होनी अनिवार्य है, कम से कम, ठीक है। फिर बताया गया अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कम से कम उनकी ऊंचाई जो है यानी हाइट 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर बात आती है चेस्ट, जिसमें लिखा है सीना। सामान्य, अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए। मतलब बताया गया बिना फुलाए आपका 77 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर, मतलब जब आप सीना अपना चेस्ट फुलाएं तो 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 75 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए और फुलाने पर 80 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर एक टिप्पणी भी दी गई है कि न्यूनतम मतलब 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। फिर आगे बताया गया, महिला अभ्यर्थियों के लिए निम्न न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत हैं। यानी महिलाओं के लिए क्या क्या शारीरिक मानदंड होंगे, यानी मानक होंगे। तो ऊंचाई यहाँ पर बताया गया, सामान्य, पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों की महिला के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, यानी 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, यानी 5 फीट कम से कम एक महिला की ऊंचाई। यानी जो लड़कियां होंगी, यानी जो लेडीज़ की जो फिजिकल होगा उसमें, यानी लड़कियों की 150 सेंटीमीटर, मतलब 5 फीट कम से कम होनी चाहिए हाइट। फिर अनुसूचित जनजाति की महिला के अभ्यर्थियों के 145 सेंटीमीटर हाइट अनिवार्य है। वजन की बात आता है, महिलाओं में वजन लिया जाता है क्योंकि इनका चेस्ट तो होता नहीं है, तो मतलब चेस्ट लिया नहीं जाता, तो महिलाओं के लिए यहाँ पर क्या बताया गया, वजन होना अनिवार्य है। वजन में क्या बताया गया, महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए, ठीक है। फिर बताया गया 7 नंबर पॉइंट में पढ़ते हैं, कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षा से संतुष्ट न हो, परीक्षा के पश्चात उसी दिन आपत्ति दाखिल कर सकता है। ऐसी समस्त आपत्तियों से समाशोधन के लिए बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नाम निर्दिष्ट किया जाएगा एवं ऐसे सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः कराया जाएगा। इस शारीरिक मानक परीक्षण रिपोर्ट पर नाम निर्दिष्ट समिति के सभी सदस्य तथा अपर पुलिस अधीक्षक हस्ताक्षर करेंगे। ऐसे समस्त अभ्यर्थी को जो पुनः कराए गए हैं शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाए जाते हैं को भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा एवं इस संबंध में अग्रेतर कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। बताया गया है कि जो कोई भी बच्चा अगर उसका फिजिकल हुआ है और वो अपने फिजिकल से संतुष्ट नहीं है, ठीक है, मतलब उस बच्चे ने सोचा कि हमने हाइट घर पे नापी थी, मेरी हाइट इतनी थी, लेकिन वहाँ आयोग द्वारा नापी गई है तो इतनी नहीं, इतनी निकली है, तो वह तुरंत उसी दिन आपत्ति दर्ज कर सकता है। मतलब अपर पुलिस अधीक्षक वहाँ पर नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे, मतलब अधिकारी होंगे, बड़े अधिकारी ऑफिसर होंगे, उन्हीं के सामने आपको उन्हीं अधिकारियों से कहना होगा कि सर हमारी हाइट दोबारा से नापी जाए या वेट हमारा जो भी हो, प्रॉब्लम हो, वो आप अपनी प्रॉब्लम वहाँ बताएं। तो वो लोग खुद ही वहाँ पर बताया गया है कि अधीक्षक हस्ताक्षर करेंगे और उनका जो है फिजिकल दोबारा कराएंगे। अगर फिजिकल में फिर से आप फेल होते हैं, असफल पाए जाते हैं, तो
आपका फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कोई भी अपील, आगे लिखा है कि कोई भी अपील स्वीकार नहीं की जाएगी, ठीक है। फिर लिखा है अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे दिए गए दिनांक और समय पर अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु उपस्थित हों। बताया गया है कि जो आपका एडमिट कार्ड जारी होगा DVPST वाला, उसमें आपके सभी कागज़ यानी जो सभी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको सही दिनांक मतलब उसी दिन जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा है और जो टाइम लिखा होगा उससे पहले ही मान लीजिए पहुंच जाना। अभिलेखों की समीक्षा में शारीरिक मानक परीक्षण है तो उपस्थित हो, मतलब आप अपने सही टाइम पर उपस्थित हो वहाँ पर। फिर 9 नंबर पॉइंट में लिखा, यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक एवं समय पर परीक्षण में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षण हेतु संबंधित जनपद में परीक्षा संचालन हेतु गठित समिति को परीक्षण में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए प्रत्यावेदन दे सकता है। बोर्ड द्वारा उसके प्रत्यावेदन पर विचार कर यथोचित निर्णय लिया जाएगा। बताया गया कि अगर कोई बच्चा नहीं पहुंच पाता है तो अपनी प्रॉब्लम जो है अपना वहाँ लिखित रूप में दे सकता है, फिर बोर्ड उस पर मतलब जो है अपना निर्णय लेगा, जो भी सोचे, मतलब आयोग जो होगा, अपना आयोग जो बोर्ड होगा, भर्ती बोर्ड होगा, वो उसके बारे में सोचेगा, जो भी निर्णय लेगा वही उचित माना जाएगा। फिर परीक्षा में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण अंतिम रूप से असफल घोषित किए गए अभ्यर्थी को किसी भी आधार पर कोई अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा एवं इस संबंध में अभ्यर्थी द्वारा पुनः परीक्षा के लिए कोई अपील नहीं की जा सकेगी। बताया गया है कि अगर बच्चा कोई मतलब जैसे फिजिकल में उसका एडमिट कार्ड नहीं आया DVPST के लिए और मान लीजिए बच्चों को लगता है नहीं नहीं मेरा होना चाहिए, उसके लिए उस वहाँ लिखा है उसके जो एडमिट कार्ड आया ही नहीं उसका DVPST का, लेकिन उसे लगता है कि हमने पेपर क्वालिफाई कर दिया, तो यहाँ लिखा है कि भैया जो रिजल्ट है अगर आप पास नहीं होते हैं तो आपके लिए कोई भी पुनः परीक्षा के लिए कोई भी अपील नहीं की जा सकेगी, ठीक है। फिर आगे लिखा, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के परिणाम पत्रक पर संबंधित अभ्यर्थियों से उन्हें सूचित करते हुए तिथि सहित हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे। तत्पश्चात समिति के सदस्यों के नाम व पदनाम की मोहर तथा तिथि सहित हस्ताक्षर करे जाएंगे। ये अलग बात होगी, आयोग द्वारा सब सिस्टम है उनका है। आपको केवल क्या करना है, DVPST के बारे में जो नोटिस आई है ये समिति बनाई जाएगी, समिति के द्वारा किया जाएगा, जो निर्णय समिति लेगी यानी भर्ती बोर्ड लेगा वही उचित होगा। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे तैयार करने हैं, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, जो भी चीज़ें आपने फॉर्म भरते टाइम वहाँ पर लिखा होगा वो सब लेके जाना होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। जो नोटिस जारी हुई वो नोटिस हमने सोचा आप लोगों को तक दे दें तो आप लोगों को पता चल जाए। और बात यह है कि रिज़ल्ट कब तक आया, तो आज मान के चलिए 31 दिसंबर है, आपको ये मान के चलिए एक हफ्ते से मतलब 7 से 10 दिन के अंदर आपका जो रिज़ल्ट है ASI क्लर्क का वो आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके कुछ ही दिन बाद आपको किस दिन मतलब एडमिट कार्ड जारी होंगे, DVPST होना, वो सब मतलब आपका हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी बच्चों को जानकारी मिल सके। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह के अपडेट आपको मिलती रहें। धन्यवाद।